सीजी विद्यालय के प्यारे विद्यार्थियों, 9th क्लास ऑनलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृतिका भाग 1 पाठ 4 पढ़ रहे थे हम माटी वाली। उसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। और इस माटी वाली कहानी में जो नौटियाल जी ने लिखी हैं वह टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में उस बांध को बनाने के बाद में जो उपजी समस्या थी टिहरी बांध के कारण विस्थापित जो लोग थे उसकी समस्या का सफलतापूर्ण चित्रण किया कि कैसे लोग गरीब और श्रमिक हैं। उसका मार्मिक वर्णन उसमें किया है कि कैसे उनकी जो ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है, ऐसे जो गरीब लोग हैं उनको दूसरे शहर में या दूसरे जगह पर जाकर नया घर बनाना या शिफ्ट होना, जिनका कोई यहाँ पर भी कुछ नहीं ठिकाना, तो वो दूसरी जगह सरकार भी कैसे दूसरी ज़मीन अलॉट करे या दे उनको। ऐसी स्थिति में उन लोगों का क्या होगा, उनका नया जीवन, उनके आजीविका के साधन क्या होंगे, उन पर ये जो प्रश्न है उनके बारे में बताया गया है। और उसमें बताया कि कैसे एक बुढ़िया जो माटी बेचकर अपनी जीविका चलाती है, घर घर जाकर कनस्तर में माटी बेचकर अपना जो जीवन चलाती है, उसके सामने क्या समस्या खड़ी हुई है उसके बारे में। ऐसे ही लोगों के बारे में विस्थापन के समय में जब कहीं सरकार द्वारा भूमि या ऐसे कोई बांध बनता है या कोई सड़कें निकलती, उस समय उनको शिफ्ट किया जाता, विस्थापित किया जाता दूसरी जगह, तो उस समय क्या क्या समस्या आती है उसका इसमें वर्णन हम आगे के गद्यखंड में समझेंगे। तो आगे का गद्यखंड हमारा है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने पढ़ लिया है, आगे ये सब हमने बताए थे कि कैसे चूल्हा लीपने के लिए गाँवों में ये टिहरी डैम है, उस ये भराव क्षेत्र में आने के कारण यहाँ पर जो शहर जो था टिहरी, वो शहर उसमें डूब गया और गांव जो आसपास में थे वो भी डूब गए। लोगों को दूसरी जगह सरकारी ज़मीन दी गई और उनको वहाँ पर ये माटा खान होती है जहाँ से मिट्टी खोद के लाते हैं, और ये गांव के घरों में चूल्हे जो होते हैं इनके लीपने पोतने के लिए दीवारों को ये मिट्टी चाहिए थी। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि कैसे वह चाय मिट्टी बेचने वाली बुढ़िया जाती है और घर घर में, और जब मिट्टी बेचती है तो कोई लोग, गांव के लोग, शहर के लोग, जहाँ पर भी वो जाती है तो कुछ खाने को देते हैं। तो उसको भी 2 रोटी खाने की दी थी और सब्जी नहीं थी तो उसको चाय के साथ रोटी खाने के लिए बोल दिया, और उसने कहा था कि चाय भी एक अच्छा साग होती है ठकुराइन जी, भूख तो अपने में एक साग होती है। और वो कहती है कि भूख भी एक अपने में साग होती है, ज़रूरी नहीं है कि सब्जी हो, भूख तो अपने में एक साग होती है। भूख मीठी की भोजन मीठा, अगर भूख ज़्यादा होती है तो भोजन कैसा भी हो, लूका सूखा भी हो तो भी अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि भूख मीठी होती है ना कि भोजन मीठा होता है। यहाँ पे इसी अर्थ को बताया है कि जब भूख लगती है तो हर चीज़ अच्छी लगती है, हर खाना जो सामान्य सा होता है, पकवान नहीं होने पर भी वो खाना अच्छा लगता है। तुमने अभी पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में किसी के घर नहीं मिल सकते सब बेच देते हैं, पीतल के गिलास हैं, लेकिन आपने ये संभाल के रखे, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी और बात करते हुए कह रहे हैं। तो इनके घर खरीदार कई बार वो कहती है, वो ठकुराइन कहती है, इनके जो गिलास वगैरह पीतल हमारे घर में बड़े मटके या तांबे के ऐसे जो बर्तन होते हैं वो खरीदवाना आते रहते हैं, कितनी बार अच्छी कीमत में उसको लेते हैं, लेकिन इन्होंने प्राचीन धरोहर को, विरासत को, अपनी पैतृक जो पूर्वज थे उनकी चीज़ों को कैसे उन्होंने सहेज के रखा हुआ उसका वर्णन किया गया कि वो खरीदने वाले तो आते हैं लेकिन हम बेचते नहीं उनको। पुरखों की गाढ़ी कमाई है उसमें, और उन्होंने कितने मन और दिल से एक एक रुपया बचा के उसने पूर्वजों ने ये चीज़ें खरीदी है। तो चीज़ों को हराम के भाव बेचना, यानी कौड़ियों के दाम बेचना, कम कीमत में, इनको भंगार वाले आ जाते हैं, कूड़ा जो कम कम कीमत में दे जाने वाले जो लोग आ जाते हैं, वो
स्क्रैप में जाते हैं तो ये वो कोई ज़्यादा पैसे देने वाले नहीं होते हैं। तो वो कहता है मेरा बेचने का दिल गवाह ही नहीं किया कि ऐसे पूर्वजों की चीज़ धरोहर को हम उनकी कैसे उन्होंने तंगी हाल में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ ने रख के मन मसोस कर पैसे जमा किए होंगे और उनसे ये चीज़ें ऐसे बर्तन खरीदे होंगे और वो उनको कैसे हम बेच दें। आखिर अ, खरीदी होगी तो उन्होंने ये तमाम चीज़ें जिन्होंने हमारे लोगों की नज़रों में उनकी कीमत नहीं, उस समय उनकी उनके लिए कितनी बड़ी चीज़ होगी, एक-एक पैसा, एक-एक रुपया इकट्ठा करके खरीदी और अभी हमारे लिए कोई कीमत नहीं है, लेकिन उस समय लिए उनके लिए कितनी कीमत थी, तो उनकी इस उनकी धरोहर पूर्वजों की जो उम, ये बर्तन नहीं है, उनके लिए एक धरोहर है, एक सामान्य से पुराने बर्तन नहीं हो के उनकी उसमें दिल और भावना और उनके वस्तुओं का मोल अमूल्य है, ऐसा वो बता रहे हैं नौटियाल जी। बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछा, ज़रा दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है, क्योंकि इतनी बाज़ार में जो चीज़ें हैं वो महंगी हो गई है अब धातुओं की, तो सुन के ये दिमाग चकराने लगेगा, दिमाग चकराने का मतलब पता चल जाएगा। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव यानी बहुत कम इकट्ठा कर ले जाते हैं तमाम बर्तन और भांडे यानी बर्तन। काँसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों में। अब काँसे के, पीतल के और तांबे के बर्तन दिखते ही नहीं है, बड़े कीमती होते हैं। काँसे के जो होते हैं वो जैसे हमारी घंटियाँ वगैरह बनती हैं ना, वो काँसे के होते हैं। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। इतनी लंबी बात कोई सोचते ही नहीं कि पुराने पूर्वजों ने कैसे खरीदा है, कैसे उन्होंने इतनी गाढ़ी कमाई से पैसे इकट्ठे किया और उनकी धरोहर हम कैसे बेच। वो तो आए हैं बंगार के भाव के, अब क्या करना पुराने इन चीज़ों को सामान को सँभाल के क्या करना है, हटा लेके भंगार में या कबाड़े में दे दो और छुट्टी करो। ऐसे लोग सोचते हैं। तो ये कहते हैं कि अब इतनी लंबी बात कौन सोचते हैं बाकी लोग। जिस घर में भी जाओ या तो स्टील के भांडे, बर्तन भांडे हैं ना, या काँच या चीनी की मिट्टी के। काँच चीनी के मिट्टी के मिलते हैं या स्टील के मिलते हैं। अब तो कोई पीतल और तांबे के रखते ही नहीं है। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। जो अपने से दिल लगाते हैं या उनका लगाव जो होता है वो मोह कहलाता है। तो मैं सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएँगे। ये सब बात माटी वाली जो उस किराएदार के घर पे जाती है और वहाँ पर वो मिट्टी का कनस्तर डालती है, वहाँ पे उसको चाय पीतल के गिलास में देती है। तो ये सब बात कहती हुई कहती है कि अब भांडे दिखाई ही नहीं देते हैं और अपनी चीज़ें जो होती हैं वो छोटी-छोटी चीज़ें ही हो, चाहे भले पुराने बर्तन ही हो, तो उस कितना अपना चीज़ों का मोह होता है। मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरी झोपड़ी है तो उसमें भी कितना मुझे मोह है। तो ये सोच कर मैं पागल हो जाती है ना, मैं दिमाग काम नहीं करता है। इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएँगे? तो कहती है कि टिहरी शहर छोड़कर दूसरी जगह हमें जो विस्थापित किया जा रहा है, तो वो यहाँ इस पूरे शहर को हम छोड़ के दूसरी जगह कैसे जाएँगे? ये मैं सोचती हूँ तो मुझे वो एकदम से बड़ा यूँ अटपटा-सा लगता है, अनमना-सा लगता है। ठाकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं, माटी वाली कहती है, ठाकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं, वे तो कहीं न कहीं ठिकाने पर जाएँगी क्योंकि उनको घर बना लेना है वापस और उनको पैसे भी सरकार के द्वारा मिल जाना है। पर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा? मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई नहीं है, मेरा क्या होगा? क्योंकि उम, मेरा तो यहाँ पर भी कोई अता-पता नहीं है, मेरे नाम पे कोई ज़मीन नहीं है, तो मैं वहाँ पर कौन मुझे देने वाला? चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे हाथ में खाली कंटर खोली से बाहर निकल कर सामने के घर में चली गई, जहाँ उसको बुलाया गया था। एक लड़की छोटी-सी आई थी और उसने बुलाया था, उसकी उसके भी कोई माटी की डिमांड होगी इसलिए वो बुलाने आई थी। इस तरह से वो सामने के घर में चली जाती है ऐसी बातें करती हुई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी आने के आदेश, जहाँ पर वो गई है दूसरे घर में, उसमें भी उसको बोला कल मिट्टी लेके आना भाई माटी वाली। 2 रोटियाँ मिल गई, वहाँ पर भी 2 रोटियाँ मिल गई। उन्हें भी उसने कपड़े में बाँध लिया और लोग जाने क्या जाने कि वो रोटियाँ अपने बुड्ढे की ले जा रही। उसके घर पहुँचते ही वह शख्स बुड्ढा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है।
आज वह घर पहुँचते ही 3 रोटियाँ अपने बुड्ढे के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुड्ढे का। अब माटी वाली अपने मन की बात सोचने लगती है। जैसे ही उसको रोटियाँ मिलती हैं तो वो एकदम से बाँध लेती है अपने कपड़े में, और उस कपड़े में रोटियाँ बाँधने के बाद वो विचार करने लगती है कि मैं आज वो जाएगी घर पे तो बुड्ढे के लिए उस रोटियों को अशक्त यानी कमज़ोर, शक्ति नहीं हो, कातर नज़रों से डरी हुई नज़रों से भयग्रस्त देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। आज वह घर पहुँचते ही 3 रोटियाँ अपने बुड्ढे के लिए दे दी कि मैं घर जाती हूँ, फिर रोटियाँ बनाती हूँ, चूल्हा लगाती हूँ तो टाइम लगता है, लेकिन आज मैं जाते ही बुड्ढे के लिए एकदम से रोटियाँ ही दूँगी तो एकदम से वो देखेगा कि रोटियाँ कहाँ से आई। तो रोटियाँ देखते ही बुड्ढे का चेहरा खिल उठेगा यानी प्रसन्न हो जाएगा। चेहरा खिल उठना वहाँ रहा है प्रसन्न हो जाना। साथ में ऐसा भी बोल देगी कि साग तो कुछ भी नहीं अभी, और वो कह देगी कि साग तो है ही नहीं, और उसे उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मिट्टी की भोजन मीठा। तो उसे वही जवाब सुनाई देगा, क्योंकि ये माटी वाली का बुड्ढा जो पति है वही ये बात बोलता है, क्योंकि अक्सर वो गरीब है इसलिए बिना सब्जी के ही रोटी खाते हैं। तो भूख मीठी या भोजन मीठा वो यही बात कहेगा, क्योंकि वो बिना सब्जी के ही रोटी चुपचाप खा लेता है अपनी गरीबी की हालत के कारण। तो भूख मिट्टी की भोजन मीठा यानी वो जैसा है उसमें ही संतुष्ट हो जाएगा। ऐसा करते हुए आगे की जो बात है वो बताते हैं। उसका घर उसका घर उसका घर किसका? उसका घर शहर से इतना पास भी नहीं, माटी वाली का। कितना ही तेज चलो फिर भी घर से पहुँचते पर 1 घंटा तो लग जाता है, क्योंकि रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से पूरा दिन माटा खाना मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों से फैले घरों तक उसे पहुँचाती है। तो ये उसका घर जो इतना पास में भी नहीं है, क्योंकि वो शहर के आसपास रहना तो बड़ी महंगी जगह होती है, तो वो एक ज़मींदार का खेत है उसमें वो खोली बनाकर दूर कहीं रहती है, तो उसको घर जाते जाते 1 घंटा लग जाता है। इन्हें इतना दूर उसका घर है और वो धीरे भी चलती है, बूढ़ा बापी है, इसलिए मूढ़ा और पूरा दिन माटा खान जाती है, माटा खान मिट्टी की खदान, फिर विभिन्न स्थानों पर फैले घरों में उसे पहुंचाती है, और मिट्टी के कनस्तर में वह इस तरह से वह पहुंचती है। ढोने में बीत जाता है। उसकी दिनचर्या क्या है ये भी उसको बताया गया। घर पहुंचने से पहले रात गिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं है, झोपड़ी भी नहीं है उस जिससे वह गुजारा कर कर सके। उसकी कोई गुजारा करने जितनी ज़मीन भी नहीं है कि जिसमें रह सके। तो इस तरह से गुजारा करती गाँव के ठाकुर जी की एक ज़मीन खड़ी है। तो ज़मीन के रहने की एवज़ में से भले आदमी के घर पर माटी को कई कई तरह के माटी वाली को कई तरह के बेगार करनी होती। बेगार ने मुफ्त में काम करना। कि कई तरह के जो उसके घर बना रखा है उस ज़मींदार के माटी वाली ने उसके खेत में, तो उसके बदले में भी उसको कई काम करवाता है। ऐसे ज़मींदार है। तो नहीं वो आज एक गठरी में बदल गए अपने बूढ़े को कोरी रोटियाँ नहीं देगी। नहीं एकदम से वो सोचती है कि अगर मैं रोटियाँ ही लेके जाऊँगा बुड्ढा के लिए तो कैसे खाएगा? तो आज खाली वो रोटियाँ नहीं खिलाएगी, क्योंकि आज उसको थोड़ी आमदनी भी हुई है, कमाई भी हुई है पैसे। तो वो कहती नहीं बुड्ढे को कोरी रोटियाँ नहीं खिलाएगी, और माटी बेचने से हुई आमदनी, कमाई, उसे एक पाव प्याज़ खरीद लिया। पाव भर प्याज़ खरीद लिया, और प्याज़ को कूट कर उसे जल्दी-जल्दी तल लेगी, सब्ज़ी बना लेगी, और बुड्ढे को पहले रोटियाँ दिखाएगी नहीं, सब्ज़ी तैयार होते ही परोस देगी। रोटियाँ बताएगी नहीं, क्योंकि रोटियाँ बता दे तो बुड्ढा इतनी देर रुकता ही नहीं है, क्योंकि बिना सब्जी के ही रोटी खा लेते हैं उसके माटी वाली के बुड्ढे पति। तो वो उसको रोटियाँ बताएगी नहीं, और जल्दी से सब्जी बनाएगी और फिर उसको रोटियाँ बताएगी, फिर उसके सामने 2 रोटियाँ रख देगी। अब वह 2 रोटियाँ भी नहीं खा सकता, 1 रोटी ही खा पाएगा, क्योंकि बुड्ढा ज़्यादा हो गया है, बुढ़ापा है, बीमार है। तो वो 1 से डेढ़ रोटी हद डेढ़ रोटी खा लेता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ या रोटी खा पाता है, 1 से डेढ़ से रोटी ज़्यादा नहीं खाता है। अब इससे ज़्यादा नहीं पचता, खाना पचता नहीं है। बाकी बची रोटियाँ माटी वाली अपना काम चला लेगी। यानी 3 रोटियाँ हैं तो डेढ़ वो खा लेगी और डेढ़ मैं खा लूँगी। कहने का मतलब माटी वाली ये इस उधेड़-बुन में अपने घर की तरफ जा रही होती है कि वह इस तरह से घर जाएगी और अपने पति को कैसे सब्ज़ी, प्याज़ लेके जाएगी और उसमें छौंक के उसको सब्ज़ी बना देगी और रोटियाँ उसको खिलाएगी। हिसाब लगाती हुई घर पहुँच गई। ऐसा सब कुछ सोचते हुए वह घर घर पहुँच जाती है। ऐसा हिसाब ऐसा सोचते हुए उधेड़-बुन में।
उसने बुड्ढे को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँवों से आहट सुनकर हमेशा की तरह अब आज चौंका नहीं। अब आगे इस कहानी का अलग मोड़ आता है कि उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि उसके पाँवों की आहट, जैसे ही माटी वाली आती है उसकी कदमों की आहट, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं या ऐसे जो अपाहिज होते हैं घर में रहते हैं, तो उनकी एक एक लोगों के पाँवों की आहट से पता चल जाता है कौन आ रहा है, कौन जाने वाला है। अपरिचित है, परिचित है, तो एकदम से पाँव की आवाज़ से सुनकर ही वो बोल देता है कि कौन आई है, बुढ़िया आ गई क्या, उसकी पत्नी को। तो इस तरह वो आज चौंका नहीं, उसने अपनी नज़रें उसकी ओर घुमाई भी नहीं। यानी चुपचाप घबराई हुई माटी वाली उसकी ओर घूर छू कर देखा। उसको छू कर देखा, क्या हुआ आज बूढ़ा बोल क्यों नहीं रहा? उस अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। यानी अपनी मिट्टी को, धरती धरती माँ को छोड़कर जा चुका था। कहने का मतलब बूढ़ा स्वर्गवासी हो गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था। टिहरी बांध पुनर्विकास के साहब ने उससे पूछा कि वह कहाँ रहती है, वह रहती कहाँ है? तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों को माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हूँ? माटा खाना से लाती हूँ। तो टिहरी बांध के जो साहब पुनर्वास करने वाले, दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले, जो ज़मीन वापस दे रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं, वो साहब आते हैं और बुड्ढे के मरने के बाद में उसको बोलते हैं कि तेरे को भी दूसरी जगह ज़मीन आवंटित कर देते हैं, दे देते हैं। तो तू अपने पुराने घर के जहाँ रहती है उसके ज़मीन जायदाद के कागज़ लेके आ। कुछ नहीं हो तो तेरे घर के कागज़ नहीं हो तो जहाँ से मिट्टी खोद के लाती है वो तो ज़मीन तेरे नाम होगी, तो वो भी दे दे। तो वो कहती है मेरे नाम तो कुछ भी नहीं है, पूरी ज़िंदगी ज़िंदगी है ना ज़िंदगी इस माटा खान से माटी देते हुए खोद के लाती हूँ और दे देती हूँ। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं और मेरे नाम पे कुछ है ही नहीं। माटा खान यानी मिट्टी की खान, माटी लाती हूँ। वो माटा खान चढ़ी है तेरे नाम पर, यानी तेरी जो माटा खान जहाँ से मिट्टी खोद के लाती है वो भी तेरे कोई गवर्नमेंट के रजिस्टर में इंदराज है या लिखा हुआ है, एंट्री की हुई है। तेरा नाम है क्या? तेरे हम तेरे नाम लिख देते हैं, तेरे नाम पे दूसरी ज़मीन लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। वो कहती है माटा खान यानी मिट्टी की खदान तो मेरी रोजी है। बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। वो कहती है ज़मीन का कागज़ चाहिए बुढ़िया। जो पुनर्वास के अधिकारी हैं वो कहते हैं हमें तेरी रोजी नहीं चाहिए, हम तो खाली माटा खान के कागज़ दे दे कि ये यहाँ जमी इस एरिया में है और इसके जो कागज़ हैं वो ये हैं, जिससे हम तेरे को दूसरी जगह ज़मीन दे सकें। ऐसे माटा खान के बारे में बात वो बुढ़िया बोलती है और उसके अधिकारी से बात होती है। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? कि वो बुढ़िया कहती है बांध बन जाएगी उसके बाद मैं क्या खाऊंगी, क्योंकि बांध तो बनने के बाद लोग दूसरी जगह चले जाएंगे और मेरा तो रोजगार इसी गाँव इसी शहर से है, तो मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं, दूसरी जगह भी उसको भी शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि मेरा क्या होगा, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। वो अधिकारी बोलते हैं बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी कि तेरे को क्या करना है, आगे कहाँ जाना है। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया और इस तरह टिहरी बांध के जो अधिकारी थे आए थे और उसका निर्माण जो टिहरी बांध का लगभग पूरा हो चुका था, तो उसमें जो 2 सुरंगें थी उनको पूरा बंद कर दिया गया टिहरी बांध की। तो उससे पानी की भराव क्षमता थी वो बढ़ने लग गई। तो पानी जैसे टिहरी बांध में बढ़ने लगा तो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो शहरों में आने लगा और पानी भराव क्षेत्र में आने लगा, तो उनको शहर छोड़ के जाना था। शहर में पानी भरने लगा, शहर में आपाधापी मची। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए। जो नीचे की ओर किनारे की तरफ थे जो शमशान घाट, वह पहले डूब गए और लोग वहाँ से दूसरे जगह पर जाने लगे। माटी वाली अपनी झोपड़ी से बाहर बैठी हुई थी। जिस तरह से ये देख रहे हो माटी वाली है, ये माटी वाली का जीवन और ये माटी वाली है इस तरह से। तो ये कहती हैं कि माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई है और गांव के बाहर आने जाने वाले को एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। यानी गरीब आदमी है उसका शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। माटी वाली अपनी झोपड़ी से बाहर बैठी हुई है, देख लो माटी बेचती है और इसका जो झोपड़ी है, और आने जाने वाले जो लोग हैं दूसरी जगह जा रहे हैं इस शहर को छोड़कर, वो कहती हैं कि
गरीब आदमी को कम से कम अपनी घर या जगह ज़मीन नहीं होती, उसका शमशान तो एक ठिकाना होता है अंतिम क्रिया करने के लिए, कम से कम वो तो नहीं उजड़ना चाहिए, उसको उसका तो रखना चाहिए। यानी क्योंकि पानी भरने के साथ में शमशान भी जो यहाँ टिहरी बांध का था, वह भी डूब गया। यानी कि मैं मर भी जाऊँ तो मुझे यहाँ जलाने वाला कोई जगह नहीं है। इस बारे में वो कहती हुई, दुःख प्रकट करती हुई कहती हैं सरकार से कि मुझे भी अब रोज़गार का या कुछ जीवन जीने का, आजीविका का कोई साधन होना चाहिए दें, जिससे मैं अपनी जीविका चला सकूं। ऐसी विस्थापन सी समस्या को लेकर यह एक कहानी लिखी गई है नौटियाल जी ने, और इसमें अपने मार्मिक भावों को माटी वाली के द्वारा प्रकट किए कि जो गरीब और श्रमिक वर्ग होता है, और ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन भी नहीं होती है, वह कैसे नया जीवन चालू करे और कैसे अपनी जीविका को आगे बढ़ाएं। इस बारे में ही इसको ज़्यादा बताया गया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम समझेंगे और उसके हल करेंगे। तो शहरवासी सिर्फ माटी वाली कोई नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में कौन से कारण जिससे माटी वाली को ये सब पहचानते हैं? क्या कारण है कि माटी वाली को ये सब उसके छोटे छोटे चीज़ों को सब जानते हैं? तो ये इसका, माटी वाली टिहरी शहर में अपने गांव से हर दिन सवेरे चल कर आती है और बिना ढक्कन वाले कंटर को माटा खाने से खुद कर लाल चिकनी मिट्टी से भरती है। शहर के प्रत्येक घर में बेचा करती है। उस मिट्टी से ही रसोई चूल्हे की लिपाई पुताई होती है। उस शहर में लाल चिकनी मिट्टी पहुंचाने का काम वह अकेले करती है, उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है, दूसरा कोई स्त्री पुरुष इसमें भागीदार नहीं है। उपयुक्त कारणों से शहर का हर आदमी उसे जानता है, क्योंकि अधिकतर सबके चूल्हे हैं। पहले उस समय गैस की टंकियाँ वगैरह और घर के चूल्हे नहीं होंगे, तो सबको अपने घरों में जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं उनको लीपने पोतने के लिए मिट्टी चाहिए, और वह अकेली महिला थी। इस कारण उसको सब लोग जानते थे, उसके कंटेंट को भी जानते थे। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य को बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? क्यों नहीं था भाई? कि माटी वाली को अच्छे और बुरे, क्योंकि एक वो गरीब हरिजन महिला थी। वह टिहरी शहर के एक गांव में रहती थी पास के। उसके पास कोई खेत ज़मीन नहीं थी। उसका पति भी वृद्ध और बीमार था। उसे माटा खान से मिट्टी खोदकर टिहरी लोगों तक घरों में पहुंचाती थी। बदले मुझे कुछ पैसे और रोटी मिल जाती थी। इस काम में वो सुबह से रात हो जाती थी, और रात को होते होते घर पे पहुँचकर वह कुछ खाना बनाती, और परिस्थितियों से उसे गरीब मेहनती वृद्धा के पास अपने भाग्य में अच्छा होने बुरा होने के बारे में सोचने का कुछ समय भी नहीं मिलता, क्योंकि वह और उसके पति की आजीविका का मात्र यही साधन था, और उसमें ही पूरा उसका दिन हो जाता था। तो इसलिए उसको पूरा दिन सोचने में कोई समय नहीं मिलता। ये भूख मीठी की भोजन मीठा, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें भूख मिट्टी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? जैसा कि बताया अभी 3 बार आया था ये कथन भूख मिट्टी की भोजन मीठा इस कहानी से में 2 स्थानों पर प्रयोग होता है। तो पहली बार जब माटी वाली एक स्त्री द्वारा चाय की रोटी के स्थान पर घटक लेती है, तो कोई ताज़ी या बासी सब्जी के साथ नहीं थी, इसलिए वह चाय को ही सब्जी का काम करती है। दूसरे स्थान पर उसका प्रयोग माटी वाली अपने ग्राहकों से मिली रोटियों उस कपड़ों में लपेट कर घर ला जाती है। उसे अपने बीमार असक्त बूढ़ा रोटियां देखकर प्रसन्न हो जाएगा और बताएगी कि साग नहीं तो कोई नहीं, भूख मिट्टी की भोजन मीठा। दोनों जगह इस वाक्य का प्रयोग किया गया है, और आशा यह है भूख से भूख में भोजन की आवश्यकता अधिक होने पर वह बासी या खराब होने पर भी स्वास्थ्य लगना है। यानी कि भूख में जैसा भी होता है, पकवान नहीं होने पर साधारण सा भोजन भी, और जैसा है वैसा ही, और रोटी और सब्जी एक सामान्य सा भोजन भी स्वादिष्ट और पकवान की तरह लगता है। यानी भूख मीठी की भोजन मीठा, यानी भूख ही मीठी होती है जिससे सामान्य सा भोजन भी अच्छा लगता है। ये बात है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर ये होगा कि पुरखों की गाढ़ी कमाई, गाढ़ी है ना बड़ी मेहनत से कमाई हुई हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने से मेरा दिल गवाही नहीं देता। ये जैसा कि अभी सब पढ़ा था। मालकिन की इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये विचार व्यक्त यही करेंगे कि जैसे हमारे भी अभी जैसे अभी हम भी रह रहे जी रहे हैं, घरों में अपने माता पिता भी होते हैं, तो वो अपने घरों को कैसे अच्छी चीज़ों से बड़ी मेहनत से कुछ चीज़ें लेके आते हैं, और बच्चों के लिए और आने वाले लोग भविष्य में उनकी सुरक्षा को देखते हुए उनके लिए कुछ चीज़ें ऐसी लाते हैं जो बड़ी मुश्किल होती है खरीदना। लेकिन
एक समय आने बाद वो आउटडेटेड हो जाती है, उनका कोई मूल्य नहीं होता है। तो ये बात है इसमें बताइए। तो मालकिन के पास पुराने पीतल के गिलास थे, उसके उसके पूर्वजों से प्राप्त किए। वह उनको पुराने बर्तन खरीदने वाले को कम दाम में बेचना नहीं चाहती थी, क्योंकि पूर्वजों से प्राप्त जमीन जायदाद तथा धन संपत्ति आदि सभी चीज़ें विरासत कहलाती हैं। परंतु उपयुक्त से संपत्ति पूर्वजों ने अनेक कठिनाइयाँ झेलकर अपनी आमदनी से धन बचाकर खरीदी होती है। उनको सुरक्षित रखना, बेचना या बर्बाद न करना ही प्रत्येक उत्तराधिकारी का कर्तव्य होता है। उसके बाद जो प्राप्त करता है उसको उत्तराधिकारी है। बहुत आवश्यक होने पर तथा जीवन का कोई संकट होने की दिशा में ही विरासत को बेचना चाहिए। चाहे ज़मीन हो, गहने हो, भूमि हो, मकान हो या ऐसे कोई भी बर्तन है, ऐसी चीज़ें भी उनकी जो बनाई गई जो चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा जीवन तक का ऐसा हो जाए तो उनको बेचना चाहिए, वरना नहीं बेचना चाहिए। ये क्वेश्चन 4। ये 5, माटी वाली के रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? गरीब हैं बेचारी वो। तो माटी वाली रोटियां जो मिलती हैं, दो और दो 4 रोटियां, वो उससे माटी वाली को अपने ग्राहकों से घरों पर 4 रोटियां मिलती हैं। वो रोटियों को एक चाय के साथ खा लेती है, शेष 3 रोटियां पुराने कपड़े में लपेट लेती है। और घर वो उसका बीमार बूढ़ा पति उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। रास्ते में माटी वाली हिसाब लगाती रहती है कि वह 2 रोटियां अपने पति को दे देगी, और वह कहती है कि पति तो अब 2 रोटी खाता भी नहीं है, 1 या डेढ़ ही खाता है, बीमार रहता है, उसे भोजन पचता नहीं है, तो शेष रोटियों से उसका भी काम चल जाएगा। इस तरह से वो माटी वाली के पास कोई खेत या ज़मीन नहीं है, आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, घर में दूसरा कोई कमाने वाला भी नहीं है। उसकी यही मजबूरी उसे रोटियों का हिसाब लगाने के लिए विवश करती है कि चलो अब 3 रोटियां हैं, काफ़ी हैं, इन रोटियों से आज का दिन निकल जाएगा, कल जो भी होगा, जो आमदनी आएगी उससे रोटियां बनाएंगे, खाएंगे। तो इससे गरीबी और उसकी बदहाली का पता चलता है। 6 क्वेश्चन जो है, माटी वाली आज बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखना। तो रोज़ तो उसको कोरी रोटी दे देती है या जैसी भी रोटी बनाती है और बुड्ढा तुरंत खा लेता है। माटी वाली के पास आज 3 रोटियां हैं और कोई ताज़ी या बासी सब्जी भी नहीं है, तो उसे 2 रोटियां बीमार अशक्तपति को देना चाहती है। दया की भावना के वशीभूत माटी वाली मजदूरी से प्राप्त जो पैसे मिले हैं, वो आज सोचती है कि मैं आज पाव भर प्याज ले लूँ, और निश्चय करती है कि जल्दी से कुचल कर उसको तल लूँगी और सब्जी बना दूँगी, और रोटियों को बुड्ढे के सामने तभी रखेगी जब सब्जी बन जाएगी। और माटी वाली मन में अपने पति के प्रति सच्चे प्रेम, सेवा, शुश्रूषा, करुणा, दया आदि के भाव हैं। इस कथन में यही प्रकट होते हैं कि कैसे वह अपने बूढ़े पति की अच्छे से सेवा करके उसको खुश करे उसके अंतिम समय में। ये इसके अर्थ है। क्वेश्चन 7, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए साहब। ये जो बात बताई थी, इस कथन से आशय स्पष्ट कीजिए। जो टिहरी बांध का पानी शहर में डूब डूब सेक्टर में आ रहा था, टिहरी बांध तो डूब रहा था, उससे पहले शमशान डूब गए, क्योंकि शमशान किनारे पे होते हैं नदियों के और निचले स्तर पर होते हैं। झोपड़ी के सामने बैठी हुई माटी वाली सोच रही घरों में डूबने पर अमीर लोग अब दूसरी जगह जाकर आसानी से बस जाएंगे, परंतु गरीब आदमी जाएगा कहाँ? इस शहर में उसका कोई है नहीं, बस यही शमशान था, उसका अपना था, जहाँ पर वह अंतिम समय में उसका अंतिम संस्कार तो किया जा सकता था। वह भी डूबने पर, उजड़ने पर अब उसका कोई ठिकाना ही नहीं है, यानी कि उसके घर, ज़मीन, जायदाद तो कुछ नहीं, लेकिन शमशान भी उसको नसीब नहीं है। मरने पर उसे अंतिम संस्कार के लिए 2 गज ज़मीन भी नहीं मिलेगी, तो वो अब कहाँ जाए? यही उसको इस कहानी में उसका अर्थ है, आशय स्पष्ट। विस्थापन की समस्या पर अनुच्छेद लिखिए। विस्थापन, जैसा मैंने बताया, विस्थापन का तात्पर्य होता है अपने स्थापित स्थान से बसे बनाए घर को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना, विस्थापन कहता है। विस्थापन के कारण क्या होता है? प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है, दूसरा मानवकृत भी हो सकता है। नदियों में आई व्यापक बाढ़, भूकंप, तूफान के और नए बनाए जाने वाले प्राचीन जलाशय विकास की भेंट चढ़ गए हैं। उस शहर में निवासियों की विस्थापित की जीवन बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा, टिहरी बांध के कारण। यद्यपि इस स्थिति में सरकार उसको आर्थिक मदद भी करती है, परंतु विस्थापित जनों को पीड़ा इससे कम नहीं होती, क्योंकि कोई भी राजनीतिक निर्णय खुद सोच विचार कर लिया जाना आवश्यक होता है, जिससे एक एक सुविधा के साथ में दूसरों गरीबों को कोई समस्या या उनको आजीविका की या जीवन जीने की समस्या का सामना न करना पड़े।
तो विस्थापन की समस्या पर आप भी इसमें और भी कुछ ऐड करके लिख सकते हो। ये जो क्वेश्चन थे ये तो आपको करने ही है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आने वाले समय में आपको लिखवा दूँगा और इन क्वेश्चनों को आप कर लें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और समय पे काम पूरा करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, माता-पिता का कहना मानें और स्कूल अब अच्छे तरह से चल रहे हैं, तो आप स्कूलों में पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। धन्यवाद।